नमस्कार। आज हम पर्यावरण और कानून के रिश्ते पर एक बहुत दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे अदालती मामलों को देखेंगे जिन्होंने हमारे पर्यावरण को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी केस नहीं है, ये वो मील के पत्थर हैं जो दिखाते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला केस है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया बनाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, साल 2000 का। हाँ, ये मामला लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में था। अच्छा, तो इसमें मुख्य कानूनी सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 25 और 26 में मिलता है, क्या वो ध्वनि प्रदूषण करने का अधिकार भी देता है? और कोर्ट का जवाब बहुत साफ था, नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को दूसरों की शांति भंग करने का अधिकार नहीं है। और इसे मौलिक अधिकारों से कैसे जोड़ा गया? कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, इसमें शांति से सोने और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। तो ध्वनि प्रदूषण सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी केस हुआ क्योंकि इसने पहली बार नॉइज पोल्यूशन को फंडामेंटल राइट से जोड़ा। एग्जैक्टली, यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अब अगले केस पर आते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014। ये थर्मल पावर प्लांट के मजदूरों से जुड़ा था। जी, ये केस थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों की खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में था। याचिका में उनके लिए बेहतर सुरक्षा मानकों की मांग की गई थी। तो क्या कोर्ट ने कोई निर्देश दिए? यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने माना कि पूरे देश में हर प्लांट की निगरानी करना उनके लिए संभव नहीं है। तो फिर इसका हल क्या निकाला? उन्होंने सभी हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे अपने अपने राज्यों में इस मामले पर खुद संज्ञान लें, सुओ मोटो कार्रवाई करें। अच्छा, तो ये केस औद्योगिक प्रदूषण को श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ता है। बिल्कुल, और ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। अगला केस है लफाज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2014 का ही है। हाँ, ये मेघालय में एक चूना पत्थर खनन परियोजना को जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली थी, उससे जुड़ा मामला था। तो इसमें कोर्ट का क्या कहना था? इसमें कोर्ट ने एक बहुत जरूरी सिद्धांत लागू किया, मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि अदालतें विशेषज्ञों के प्रशासनिक फैसलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगी जब तक कि वो पूरी तरह से मनमाने या गलत इरादे से ना लिए गए हों। कोर्ट का काम ये देखना है कि फैसला लेने की प्रक्रिया सही थी या नहीं। मतलब ये विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा आपने। और ये न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को भी दिखाता है। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003। जी, ये केस भारत में दूसरे देशों से आने वाले खतरनाक कचरे हैजर्डस वेस्ट के आयात से जुड़ा था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी। कोर्ट ने बेसल कन्वेंशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसका हवाला दिया और कहा कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। तो फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो खतरनाक कचरे से जुड़े अपने घरेलू नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से और सख्त बनाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारे कोर्ट्स इंटरनेशनल लॉ को भी लागू करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब हम उस केस पर आते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की नींव माना जाता है। आप ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं? जी, यूनाइटेड स्टेट्स बनाम कनाडा। ये 1938-41 के बीच का मामला है। इसमें हुआ क्या था? कनाडा में एक स्मेल्टर था, एक फैक्ट्री, जिसके धुएं से अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में फसलों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ऐतिहासिक था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस तरह से उपयोग करने का अधिकार नहीं है जिससे दूसरे देश के क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान हो। और यहीं से पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल की शुरुआत हुई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी केस ने उसकी नींव रखी। कनाडा को हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। ठीक है, और हमारा आखिरी केस है लेक लैनॉक्स आर्बिट्रेशन, फ्रांस बनाम स्पेन 1957। ये केस साझा प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदी या झील के उपयोग के बारे में है। लेक लैनॉक्स का पानी फ्रांस से स्पेन में बहता था और फ्रांस उस पर कुछ बनाना चाहता था। तो इसमें क्या सिद्धांत स्थापित हुआ? इसमें उचित और न्याय संगत उपयोग यानी रीजनेबल एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन का सिद्धांत सामने आया। मतलब ये
कि किसी भी देश की अपने प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता असीमित नहीं है। अगर आप कोई साझा संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपने पड़ोसी देश के हितों का भी ध्यान रखना होगा। तो ये थे पर्यावरण कानून के कुछ सबसे महत्वपूर्ण केस। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया गया और कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हमारी न्यायपालिका को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये सभी मामले एक ही बात सिखाते हैं कि पर्यावरण हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वो दो पड़ोसी हों या दो देश। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है। सोचने वाली बात यह है कि जब पर्यावरण की बात आती है, तो क्या मेरा देश और तुम्हारा देश जैसी सीमाएं, क्या ये सच में कोई मायने रखती हैं?